Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jiten Tripathi. स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने आवर्ती गुण के विषय में पढ़ा था और लास्ट आवर्ती गुण जो था इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, विद्युत ऋणात्मक तथा अधात्विक गुण के विषय में पढ़ा था। अब इसमें चैप्टर में कुछ और एक आध दो जो है आवर्ती गुण बचे हुए हैं जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो अगला टॉपिक है स्टूडेंट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मतलब धातुओं की क्रियाशीलता। तो धातुओं की क्रियाशीलता किस हिसाब से पता चलती है? धातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का जो गुण होता है वो धातुओं में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का जो गुण होता है वो किसमें होता है? अधातुओं में होता है। तो अब धातुओं का गुण पता है आपको, अधातुओं का गुण पता है, और आवर्त सारणी में धातु और अधातु किस स्थान पर आते हैं ये भी जानकारी है। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो अधातुएं आती जाती है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो धातुएं आती हैं। तो आपको खुद इस चीज़ से पता लगा लेना चाहिए कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो धातुएं कम होंगी, तो उनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी? घट जाएगी। समूह में बढ़ जाएगी, आवर्त में घट जाएगी। तो सीधे हम इसकी आवर्तिता की चर्चा करते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? पीरियोडिसिटी। क्या कहता हूँ? पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। सबसे पहले किसमें आएगी? इन पीरियड, आवर्त। तो क्या है? तत्वों में इलेक्ट्रॉन की त्यागने का जो क्षमता होती है, बाएं से दाएं चलते हैं या किसी पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं तो घटती जाती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से धातुओं की क्रियाशीलता पीरियड में घट जाएगी। मीन्स लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या करती है? घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। किस बात के लिए? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है ना। और जब किसी समूह की बात करते हैं, इन ग्रुप समूह में कैसे चलते हैं? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलते हैं। धात्विक गुण बढ़ेगा तो धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। तो क्या निकल के आता है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन? धातुओं की क्रियाशीलता से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है। धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता। किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं चलेंगे तो ये जो क्षमता है या क्रियाशीलता का गुण है वो घटेगा, जबकि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर ये वाला जो गुण है धातुओं की क्रियाशीलता का वो बढ़ेगा। अगला जो आवर्ती गुण आता है वो आता है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। क्या आता है? नॉन मेटल। अभी क्या था? धातुएं, अब क्या हो गई? अधातुएं। अब बताइए अधातुएं क्या होती हैं? अधातुओं की परिभाषा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग
टेंडेंसी। ठीक है, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। अब इसकी पीरियोडिसिटी क्या बनेगी या क्या आवर्तिता, इसकी आवर्तिता इन पीरियड मतलब आवर्त में क्या बनेगा जाकर के, ये बनेगा लेफ्ट टू राइट। जब चलेंगे तो अधातुएं आती हैं तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। और जब ग्रुप की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, तो समूह में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे चला जाता है और इसलिए क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश गेम में थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो ये आवर्ती गुण जो है तैयार करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो एक जैसे धातुओं की क्रियाशीलता, अधातुओं की क्रियाशीलता कंपैरिजन के फॉर्म में देख रहे हैं। तो धातुएं लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज कर रही है तो अधातुएं इंक्रीज कर रही है। धातुएं अगर समूह में इंक्रीज कर रहे हैं तो अधातुएं समूह में डिक्रीज कर रही है। कुछ इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रिपेयर करना आसान रहेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा विलेयता। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बात को समझिए, एल्कली मेटल्स होते हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कहाँ होती हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में क्या है, सभी एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है ना। अब वो एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक फ्रांसियम भी है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव गुण का होता है तो मैं उसको जो है एल्कली मेटल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये है क्षार धातुएं। इन्हीं क्षार धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किस तरीके से, लिथियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। अब इनके बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इनको अगर एक तरह से M मान लूं तो इनके कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, M2CO3। क्या होगा ना, M2CO3। और इनके बाइकार्बोनेट का क्या होगा, MHCO3। M इनमें से कोई धातु हो जाएगी और यहाँ पर भी, और बाइकार्बोनेट में क्या होता है, HCO3 होता है, कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्षार धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की विलेयता, किसमें विलेयता, जल में विलेयता। अब ये है कहाँ पर, ग्रुप में। तो इसकी जो पीरियोडिसिटी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में देखेंगे, आवर्त में नहीं देखेंगे, क्योंकि आवर्त में ही तब तो नहीं आते हैं, एक समूह में होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन ग्रुप। ठीक है ना। तो क्या होता है, ग्रुप में कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, इतना याद रखना है। टॉप टू बॉटम जब हम लोग चलते हैं तो जब धात्विक गुण बढ़ता जाता है तो इनके जो जल में विलय होने की जो क्षमता होती है
वो भी इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो कैसे इस चीज को लिखेंगे? क्षार धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट समूह में ऊपर से नीचे चलने पर इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है? ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या? हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। अब क्या देख रहे हैं? हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। ओके, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद हम कुछ देखेंगे। तो सेकंड ए ग्रुप में क्या आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके विषय में हम बताएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तुम्हारे जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या नाम इनका? क्षारीय मृदा धातु। और इनके क्या नाम लिए गए? हाइड्रोक्साइड और सल्फेट। तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? अगर हम इनको जो है M मान लेते हैं, इन क्षार धातुओं को M मान लेते हैं, तो इनके हाइड्रोक्साइड होंगे MOH का होल ट्वाइस, और इनके सल्फेट होंगे जाकर के MSO4। क्या नाम होंगे? MSO4। तो MOH का होल ट्वाइस एंड MSO4 प्रकार के जो यौगिक होंगे उनकी जल में विलेयता फिर से बात आती है कि जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं हैं ये समूह में होती हैं, आवर्त में नहीं होती हैं। तो फिर से पीरियोडिसिटी कहाँ आप देखेंगे? पीरियोडिसिटी कहाँ पर चेक करेंगे? इन ग्रुप चेक करेंगे ओनली। कहाँ नहीं चेक करेंगे? आवर्त में चेक नहीं करेंगे। क्या होता है ग्रुप में? टॉप टू बॉटम चला जाता है। जिस तरीके से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षार धातुओं पे रोल प्ले करते हैं, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड और सल्फेट की विलेयता भी इसी प्रकार इंक्रीज करती है। कहाँ पर? समूह में इंक्रीजेस। तो क्या कहेंगे इसको? क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में ऊपर से नीचे चलने पर इनके हाइड्रोक्साइड तथा सल्फेट की जल में विलेयता बढ़ती जाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ आवर्ती गुणों की ओर चर्चा की, और इसमें जो है कुछ अभी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आगे डेवलप होंगे जा कर के, जिनको हम जो है PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर जाके कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जाकर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बेस्ट ऑफ लक।